प्रिंसेस आप किधर भागे जा रही हैं? प्लीज इधर आए। वो नरमी से इसको पुकारता हुआ इसके पीछे पीछे जा रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप पकड़ के दिखाएं। प्रिंसेस, अगर वो आपके हाथ से चली गई ना तो अगले जहां पहुंच जाएगी। नहीं चलेगी ना प्रिंसेस, वो खतरनाक है। वो नरमी से कहता हुआ इसके पीछे पीछे भाग रहा था। ये आधी रात का वक्त था। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे और इन दोनों के कह के हवेली में गूंज रहे थे। इस वक्त इन दोनों के सिवा हवेली में कोई भी नहीं था। वो सीढ़ियों से तेजी से उतर रही थी और वह इसके पीछे पीछे जा रहा था। देखो प्रिंसेस, अगर चली ना तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा पेश आना है। वो गुस्से में गोया हुआ, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुन रही थी, बस आगे की तरफ भागी जा रही थी। अचानक वो इसके पास आया। वो जाके सोफे के दूसरे साइड पे खड़ी हो गई थी। आपके ऊपर चला दूंगी अगले जहां आप पहुंच जाएंगे। ये तो फिर कभी नहीं कर सकती। इस चीज का तो मुझे भी अंदाजा है। चलें, शाबाश, जल्दी से इधर आए। मुझे पकड़ा दें, जान ले ले मेरी, ठीक है, लेकिन खुदा के लिए ये मुझे दे दो। मुझे डर लग रहा है। बालाश ने अपने दिल वाले मुकाम पे हाथ रखते हुए कहा कि मेरा दिल बंद हो रहा है, प्लीज वापस कर दें। प्रिंसेस, इसने नरमी से जन्नत को बोला था, लेकिन जन्नत इसकी बात ही नहीं सुन रही थी। अचानक से वो इसके पीछे भागा। इसका पांव मुड़ा तो वो नीचे जमीन पर जा गिरी थी। इसके हाथ से वो दूर जा गिरी और वो हंसते हुए इसे देख रहा था। सीने पे बाजू बांधे इसके सामने आके खड़ा हो गया। अब बताओ, गिर गई हो ना? मना किया था। वो होंठ लटकाते हुए इसे देख रही थी। आंखों में से आंसू बहने लगे। इसके बैंक्स इसकी आंखों में पड़ रहे थे। वो इसके करीब हुआ। अगले लम्हे इसे अपने बाजू में उठाता हुआ लाके इसे सोफे पर बिठाया और इसके पांव को देखने लगा था, जहां पे हल्की हल्की स्वेलिंग होने लगी थी। इसका सफेद पांव बिल्कुल सुर्ख हो गया था। ये देखो, ज्यादा पेन हो रही है क्या? बस बात में सर हिलाने लगी। आप बहुत बुरे हो। वो इसके कंधे पे मुक्का रसीद कर चुकी थी। मैं कहाँ बुरा हूँ? उस वक्त पुलिस के यूनिफॉर्म में ही मलबूस था। जल्दी से वो साइड पे गया और वो नीचे से पड़ी हुई उठाता हुआ अपने पॉकेट में डाल गया था। अगर चल जाती ना तो बहुत बुरा होता। चलो आओ, कमरे में लेके जाता हूँ, ऊपर कोई चीज लगाता हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना। पीछे हटे। वो इसे खुद से दूर करने लगी। आपकी वजह से मैं गिरी हूँ। आप ऐसे मेरे पीछे जालमों की तरह भाग रहे थे। अरे, इस चीज का भी तुम मुझे ही कसूरवार कह रही हो? भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम खुद से गिरी हो। भाई, मैं खुद से नहीं गिरी। वो दोनों आपस में बहस करने लगे हुए थे। अगले लम्हे वो इसके करीब होते हुए इसके गले में बाहें डाल गई थी। वो इसे अपने बाजू में उठाता हुआ कमरे में लेके आया। इसके पांव पे धीरे धीरे मालिश करने लगा। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है ना? बालाज प्रिंसेस, उल्टे काम आपने पहले खुद किए ना। अब पेन हो गया तो मैं क्या करूं? वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं मजाक कर रहा हूँ मेरी जान। इसके गिर्द बाजू हायल करते हुए इसे अपने सीने से लगा गया था। चलो आ जाओ, मैं आपको बाहर ले जाता हूँ। सच में इसकी आंखों में एकदम से चमक आई थी। सबसे ज्यादा इसे खूबसूरत लम्हात वही लगते थे जब वो बालाज के साथ आधी रात को घर से बाहर जाती थी। इस वक्त हवेली में मुलाजमीन के अलावा कोई भी नहीं था। बाकी सब शहर गए हुए थे और वो भला अपनी प्रिंसेस के बगैर कहाँ रह सकता था। इसे लेके बाहर आ गया। जिस कदर वो इसकी लाडली थी वो इसे देखता ही रहता था। वो दोनों बाहर आ गए। इसे अपने बाजू में उठाया हुआ था। एक एक कदम चलता हुआ एक खूबसूरत सी नदी के पास जाके बैठ गया। इसे अपने आगोश में बैठाते हुए इसके गिर्द बाजों का हिसार कायम किया। इसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। कैसा महसूस कर रही हो? इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लबों पे गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। सच में इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है, मैं जब आपके पास होती हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं पूरी दुनिया से महफूज हूँ।
वो इसके बटनों के साथ खेलते हुए बोली। ओए, वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। काफी वक्त बाद इसका वजूद ढीला पड़ने लगा। नींद इस पे गालिब आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई। वो इसे देखने लगा, इसकी पेशानी पे बोसा दिया। मेरी प्रिंसेस। इसके हाथ की एक उंगली पे बोसा देते हुए इसे उठाता हुआ वापस घर ले आया। लाके से सीधा कमरे में बेड पर लटाता हुआ इसके एक एक नक्श को देखने लगा था। एक एक नक्श पे बोसा देने लगा था। मेरी जान, आपको नहीं पता मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, कितना टूट के चाहता हूँ। इसके हाथ को अपने हाथों में लिया हुआ था। इसे अपने हसार में लेते हुए नींद की वादियों में चला गया। सुबह जन्नत की आंख खुली तो वह इसके बाजों के हसार में सो रही थी। वह मुश्किल अपनी आंखें खोली, लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। आहिस्तगी से इसकी मूंछों को बल देने लगी थी। बालाज वो इसकी ठोड़ी पे अपने लब रखते हुए बोली, बालाज उठ जाए ना, देखें तो सही कितना टाइम हो गया है। आपको ड्यूटी पे नहीं जाना क्या? उठ जाए। वो इसकी नाक को खींचते हुए मासूम बच्चों की तरह बोल रही थी। नहीं, आज छुट्टी है। वो ऊँगते हुए दूसरी तरफ मुंह कर गया था। तो फिर ऐसे मुझसे बातें करे ना, उठ जाए। वो इसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करने लगी। मेरी जान, रात को मैं काफी लेट सोया था। हाँ, मेरे सोने के बाद आप क्या करते रहे थे? जो आप काफी देर बाद सोए थे। अगले लम्हे वो नीचे गिराता हुआ इसके सीने पर सर रखे दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गया। बिल्कुल खामोश। अगर बोलोगी तो आपकी बोलती बंद कर दूंगा। प्रिंसेस। वो नरमी से गोया हुआ तो वो इसके गिरबान को पकड़ गई। इसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक होने लगी। बाहर से बातों की आवाज से अंदाजा हो रहा था कि सारी हवेली वाले वापस आ गए हैं। वो देखें, दरवाजे पे बुआ आई हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी जान, बस यहाँ पे सोई रहो। वो नींद में बोल रहा था। चले ठीक है, मैं नहीं जाती। ओके ठीक है। ये कहते हुए वो इसकी ठोड़ी पर एक दफा फिर से अपने लब रख गई। इसके बालों में दोनों हाथ फिरने लगी और वो सुकून की नींद सो रहा था। काफी वक्त बाद इसकी गुस्ताखियों को महसूस करते हुए वो जी जान से कपकपाई थी। नहीं ना, ये नहीं करे ना, ऐसे नहीं करे, मुझे इससे डर लगता है। वो घबराते हुए बोली। क्यों डर लगता है? इसे बताओ। वो मुस्कुराते हुए अब की बार सीधा होते हुए बोला। देखें, आप कितनी जल्दी आपकी आंखें खुल गई हैं। बस आपको हर वक्त रोमांस करने की पड़ी होती है। कभी कुछ और भी कर लिया करें। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई तो इसकी बात सुन के वो खींच कर इसे दोबारा से अपने हसार में ले गया। नहीं, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। क्या है, 4 दिन की जिंदगी और बच्चों वाली साइड पे तो तुम जा ही नहीं रही। कब से मैं सोच रहा हूँ हमारे बच्चे भी होने चाहिए। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ। इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, अभी नहीं ना, अभी मैं छोटी हूँ। वो मासूमियत से बोली। बस छोटी बनी रहती हो, इतनी छोटी हो नहीं। इसकी बेबी कटिंग को पीछे करते हुए अपने लब की इसकी पेशानी पर रख गया। वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। इन दोनों की निगाहें मिली तो दोनों का दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। वो इसके बाजों पे हाथ फेरने लगी थी। कितने आप मोटे हैं, देखें तो सही, कितने मोटे मोटे आपके बाजू हैं। आपकी निस्बत तो मैं बिल्कुल पतलू सी हूँ। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। मोटा नहीं हूँ, मसल्स बनाए हुए हैं, जिम में मेहनत की हुई है। और अब मेरा दिल करता है आप भी ये मेहनत करो ताकि आप इतनी कमजोर सी ना रहें। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो वो मजीद शर्म से लाल होती इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। इसकी चौड़ी जिसामत के नीचे तो वो बिल्कुल ही छुप जाती थी। वो जब इसके करीब होता तो इसे अपने बाजों के हसार में लेता था तो यूं महसूस होता था जैसे वो एक ही वजूद हो। यार, मैं सोच रहा हूँ ना, अब हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। क्या पता मैं मर जाऊं कल कला को, तो फिर कोई मेरी निशानी तो होनी चाहिए। ये सुन के इसके सीने पे मुक्का रसीद कर गई। खबरदार, जो आपने उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की। प्लीज मेरी जान, प्लीज आज मान जाओ ना, अभी दिन है ना, प्लीज मुझे उठ के जाने दो। इसकी बदलती हुई नीयत देख के वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि इसकी आंखों में जो जुनून देख रही थी वो इसे रोक नहीं सकता था। वो इससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसे मजबूत बाजों के हसार में ले गया। स्टडी रूम में रॉकिंग चेयर पर बैठा चेयर को झूल रहा था। चेयर की आवाज पूरे स्टडी रूम की खामोशी में एक अजीब सा शोर बर्पा कर रही थी।
थोड़ी देर बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुला तो इसने देखा सामने बलाज खड़ा हुआ था। बलाज को देखते ही इन्हें कुर्सी से उठा और इसकी तरफ सीने पे दोनों बाजू बांधते हुए इसे सर से पैरों तक देखने लगा। क्या हो गया, आज तुम गए नहीं? कुछ नहीं हुआ भाईजान, आज बस छुट्टी थी। बड़े खुश लग रहे हो। अनीस ने इसे सर से पहले तक देखा। वैसे भी आज ये उठने का कौन सा टाइम है? इतनी देर से तुम उठकर बाहर आए हो। सुबह से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान ने तुम्हारे साथ कहीं जाना था, लेकिन तुम अपनी बेगम से फ्री नहीं हुए। वो गुस्से में अब की बार गोया हुआ था। भाई क्या है ना कि बेगम है तो इससे भी तो वक्त देना होता है। रात भर वो मेरी ड्यूटी होती है। कल रात भी देर से आया था तो क्या है, मजबूरी में मुझे दिन को अपनी बीवी को टाइम देना पड़ा। वांग का कोना दबाते हुए बोला तो इसकी बात सुन के अनीस की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। वैसे आप अब तक शादी कर लेते तो आपको भी अंदाजा हो जाता है कि बीवी की गुर्बत, बीवी की मोहब्बत क्या होती है। आप तो मुझे लगता है कभी 2-2 दिन भी कमरे से बाहर ना निकलते। वो हंसते हुए स्टडी रूम से बाहर चला गया और अनीस ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली। इसने अपना हाथ जोर से सामने शीशे की टेबल पर मारा जो टूट चुका था। वो भी कमरे से बाहर निकला था कि पीछे से कांच टूटने की आवाज से वो वापस मुड़ के कमरे में आया। इसे सामने अनीस के हाथ से बहता हुआ खून देख के घबरा गया। पागल हो गए हो क्या अनीस? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसी ऐसे इंसान की खातिर खुद को तकलीफ देना किस कदर बेवकूफों वाली हरकत होती है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो अनीस के कंधों से पकड़कर इसे झंझोड़ते हुए बोला। वो लड़की जा चुकी है, वो तुमसे नफरत करती थी, वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। क्या इसके लिए सारी जिंदगी तुम यूं खुद को अजियत और तकलीफ देते रहोगे? कम से कम किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, तो ये बार बार खुद को तकलीफ ना दो। क्यों नहीं तुम्हें समझ आती? वो इसके हाथ से बहता हुआ खून देख के गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो कहने लगा, दफा हो जाओ, मेरी भंगों के सामने, मेरी आंखों के सामने किसी को देखना भी नहीं चाहता। बलाज ने जब इसके चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा देखा तो कमरे से बाहर चला गया। सामने निगत बेगम खड़ी हुई थी। निगत बेगम कहने लगी, बेटा क्या हुआ है? वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? बलाज ने अपनी माँ की तरफ देखा जो हमेशा ही अनीस की वजह से परेशान रहती थी। कुछ भी नहीं हुआ मामा, बस ऐसे इसका दिमाग खराब रहते। ये कहते हुए वो बाहर चला गया था। सारा दिन इसे काफी ज्यादा अनीस पे गुस्सा आया रहा। इस वजह से इसे आने में भी काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। रात वो काफी देर से वापस आया, जिससे वो कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरे में टहलती हुई अभी तक इसका इंतजार कर रही थी। जैसे वो कमरे में आया तो आके इसके सीने से चिमट गई। आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो इसकी कमीज को मुट्ठियों में दबोचते हुए बोली, मेरे जान बस एक जरूरी काम से चला गया था, इस वजह से मुझे आने में इतनी ज्यादा लेट हो गया। आप सो जाती मेरा बच्चा। वो मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोला, शहर चले आइसक्रीम खाने? इसकी बात सुन के वो कहने लगा, क्यों नहीं, चलो मेरी जान का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। पाँव कैसा है? वो नरमी से गोया हुआ। पाँव बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुबह जो आपने मेरे साथ हरकत की थी ना, वो होंठ लटकाते हुए बोली। हाँ हाँ मुझे पता है, जो मैंने हरकत की थी वो बहुत खूबसूरत थी। वो इसकी नाक खींचते हुए बोला, और शायद जिंदगी की पहली हरकत थी जो इतनी खूबसूरत और हसीन थी। बहुत पुरसकून लम्हे थे। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो शर्माते हुए अपना मुंह इसके सीने में छुपा गई। आप बहुत बुरे हो, पहले तो ऐसे हरकतें करते हो, इसके बाद फिर मेरे साथ ऐसे करते हो, बदतमीज। वो उससे मुस्कुराते हुए गोया हुई तो वो कहने लगा, हाँ अब शौहर को बदतमीज कह रही हो? शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं बिल्कुल भी नहीं आती, वो मुस्कुराते हुए बोली तो इसकी गालों में गड़े पड़ने लगे थे। चलो आ जाओ। वो इसे लेकर बाहर आ गया। वैसे इतनी रात को आइसक्रीम खाने जाना जरूरी था? हाँ बिल्कुल जरूरी था। वो आके दूसरी साइड पे बैठ गई थी, साथ साथ इसके साथ बातें लगा हुआ था। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया हुआ था। प्रिंसेस, वैसे इतनी रात को मेरे अलावा तो कोई भी आपको ऐसे बाहर घुमाने फिराने नहीं लेके जाएगा? हाँ तो आपके अलावा मेरा है भी कौन, जिससे मैं इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिससे इतनी ज्यादा फरमाइशें करती हूँ। और आपसे मैं फरमाइशें इस वजह से करती हूँ, मुझे पता है आपने मेरी फरमाइशें पूरी कर देनी होती हैं। भला मुझे किसी और से कभी फरमाइश करते हुए देखा है? वो मुस्कुराते हुए गोया हुई।
हाँ बिल्कुल भी नहीं। इसके हाथ की पुष्ट पे वो अपने लब रख गया था। क्या है, मुझे आपकी मूंछों की चुभन महसूस होती है। अच्छा, सुबह नहीं हुई थी ये, अभी तक तो सिर्फ हाथों पे आ गया। सुबह कहाँ कहाँ हुई थी? वो आंख का कोना दबाते हुए बोला तो वो गुस्से में से देखने लग गई। बहुत बुरे हो। अच्छा, मैं आपकी गोद में सरक के सोने लगी हूँ। जब हम लोग पहुंच गए तो फिर मुझे बताइएगा। नहीं ना, ये सोने वाला कौन सा सीन है? ऐसे मैं ड्राइविंग करूंगा या आपको देखूंगा? वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ, जिसका दिल हुआ वो कर लीजिएगा, लेकिन मैं सोने लगी हूँ। ये कहते हुए इसकी गोद में अपना सर रखे अपनी आंखें बंद कर गई थी। वो धीरे धीरे साथ साथ ड्राइविंग कर रहा था और इसकी गोद में सर रखे इसके साथ बातें कर रही थी। कभी इसका हाथ पकड़ लेती, कभी इसके साथ बातें करने लग जाती। ऐसे न जाने कितना वक्त गुजर गया था। इन दोनों के दरमियान काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। आइसक्रीम खाने के बाद तकरीबन रात के 3 बज चुके थे और वो काफी ज्यादा परेशान थी। मेरे ख्याल से यहाँ हमें होटल में ही स्टे कर लेना चाहिए। मेरे दोस्त का होटल है, अगर हम इतनी रात को बाहर जाएंगे तो इश्यू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है, हम अच्छा सा टाइम साथ गुजार लेंगे। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। क्यों नहीं, ये कहते हुए वो इसे अपने साथ ले गया था। थोड़ी देर बाद एक होटल के सामने गाड़ी रुकी। वो इसका हाथ पकड़ते हुए इसे होटल के अंदर ले आया। इस वक्त इसका दोस्त होटल में मौजूद नहीं था, इस वजह से वो रिसेप्शन पे गया, वहां से एक कमरा बुक करवाया था। वहां पे खड़ा हुआ शख्स अजीब निगाहों से इन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो नॉर्मल था। सीधा वो इसे लेके कमरे में आ गया। कमरे में आते ही कमरे का दरवाजा बंद किया। वो गिरने वाले अंदाज में बेड पे बैठी और पीछे की तरफ लेट गई थी। वो इसके करीब आया था, एकदम से इसके ऊपर झुका तो वो मुस्कुराने लगी। क्या कर रहे हैं? वो हंस रही थी, इसके कह के कमरे में गूंज रहे थे। प्लीज, वो इसे गुदगुदी करने लगा। वो हंस हंस के पागल होने लगी थी। नहीं ना करें प्रिंसेस, आप मुझे हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। वो हंस हंस के पागल होने लगी। प्लीज नहीं ना। वो इसे मुक्के मार रही थी, इसे रोकने की कोशिश करने लगी। एकदम से इसे खींच के अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे जिस रात को वो बहुत खूबसूरत और हसीन रात समझ रहे ना, ये इनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। जैसे जैसे रात गुजरती गई थी वो इसके करीब था, इसे अपनी मोहब्बत से आशनास करवा रहा था। अचानक बाहर से अजीब से शोर शराबे की आवाज आने लगी। बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। न जाने क्या क्या आवाजें थी। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। इस लम्हे पुलिस वाले अंदर की तरफ दाखिल हुआ। इनके कमरे में जैसे आया तो इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। इसने खूनख्वार निगाहों से सामने खड़े हुए पुलिस वाले को देखा। ओहो, इंस्पेक्टर बलाज यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा है। इस चीज को तो कैप्चर करना चाहिए। बलाज की पेशानी पर बल नमूदार हुए। सामने खड़े हुए पुलिस वाले को देखकर ये सब कुछ क्या है? वो गुस्से में बोला था, आप लोगों को जरा शर्म लिहाज नहीं है? किसी के रूम में ऐसे घुस जाते हैं। वो पीछे खड़ी हुई जन्नत को देख रहा था। जिसक बलाज की शर्ट में मलबूस खड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। अगले लम्हे इसने जोरदार तमाचा पुलिस वाले के मुंह पे रसीद किया था और पुलिस वाला भी कहाँ बाज आने वाला था। एक तो तुम यहाँ रंगरलियां मनाने आते और ऊपर से मुझ पर हाथ उठाओगे। इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया था। बलाज, बलाज, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो डरते हुए बलाज को पुकारने लगी। अगले लम्हे गोली चलने की आवाज आई, लेकिन अगले लम्हे ही होटल के कमरे के सफेद फर्श पे लाल कतरे गिरने लगे थे। बलाज, बलाज, वो डरते हुए बलाज के पास आई थी। बलाज नीचे गिर गया था, इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। इतने में पीछे से इसका दोस्त भी आ गया। वो बलाज को देखते हुए जल्दी से इसकी तरफ आया। बलाज, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पे बेशक गलत काम होते होंगे, लेकिन वो मियाँ बीवी थे। वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुआ। साथ ही इसने बलाज को देखा था। वो रोते हुए बलाज के गाल को थपक रही थी। बलाज, प्लीज आंखें खोले ना। वो बलाज की बंद होती आंखों को देख रही थी। बलाज ने जन्नत का हाथ पकड़ा हुआ था, इससे लेकर फौरन से अस्पताल पहुंच गए। वो अस्पताल के कॉरिडोर में अपने बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए बैठी हुई थी। बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी। डॉक्टर किसी किस्म की कोई बात का सीधा
जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाकी फैमिली वाले भी आ चुके थे। निगत बेगम ने रो रो कर अपनी वैसे बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी, बार बार इससे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। बेटा रोना तो बंद करो, देखो तुमने रो रो के अपनी क्या हालत बनाई हुई है। वो नरमी से इसे समझा रही थी, लेकिन वो कोई बात नहीं बता रही थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया था, डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे और गोली भी सीधी इसके दिल के मुकाम पर लगी थी। निगत बेगम के सीने से लगी बुरी तरह से रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ इनको खाला जान, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। खाला जान, वो पुलिस वाले आए थे, इन्होंने, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। सामने मुनीब साहब भी परेशानी के आलम में कभी टहलते हुए जाते। काफी वक्त बाद डॉक्टर बाहर आई थी। वो जल्दी से डॉक्टर की तरफ गई। डॉक्टर, मेरे शौहर, वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई, लेकिन डॉक्टर ने नफी में सर हिला दिया। सॉरी, हम आपके पेशेंट की जान को नहीं बचा पाए। और ये सुन के इसका दिमाग घूम गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। ये कहते हुए चिल्लाते हुए वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुई थी। बलाज, बलाज, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बलाज प्लीज आंखें खोले ना। बलाज, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। खुदा के लिए बलाज आंखें खोले। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी, मगर वो शख्स तो हमेशा के लिए इससे छोड़ के जा चुका था। वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पे बोसे दे रही थी। इससे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि बलाज इसे छोड़ के जा चुका है। बलाज प्लीज, प्लीज खुदा के लिए बलाज आंखें खोलें। बलाज, वो इसके हाथ को पकड़ के बोसे दे रही थी। ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। बलाज, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। बलाज, मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज बलाज आंखें खोले ना। एक दफा वो रोती सिसकती इसे उठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वो इसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका था। इसे गए हुए 5 महीने होने वाले थे। इन 5 महीनों में इसने खुद को बहुत अजीब सा कर लिया था। ना कुछ खाती थी, ना पीती थी, बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। निगत बेगम को इसकी वजह से बहुत परेशानी लाहिक थी। इसके माँ बाबा तो थे ही नहीं, इसका मायका भी नहीं था, फिर इसने कहाँ जाना था। बस वो खामोशी से कमरे में पड़ी रहती थी। आधी रात का वक्त था, कमरे का दरवाजा खुला। इसने निगाहें उठा के देखा तो सामने अनीस खड़ा हुआ था। एक एक कदम चलता वह इसके पास आया। अनीस को देखते वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसकी छोरी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। वो नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। और अनीस का रवैया देख के वो बहुत ज्यादा घबरा गई। आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज दूर हटें। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इसकी बात सुन के वो घबरा के पीछे होने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं, कैसी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। फजूल किस्म की बातें नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एकदम से खींचते हुए इसे अपने करीब कर गया। वो अनीस के सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर कर गई। प्लीज अनीस। वो अनीस को खुद से दूर करते हुए गोया हुई, मगर अनीस ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसके ऊपर झुका था। वो एकदम से अनीस के मुंह पर तमाचा रसीद कर चुकी थी। अनीस ने इसे गुस्से में देखा और कमरे से बाहर चला गया। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि अनीस इसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। इसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। इसने अपने घुटनों के गिर्द अपने बाजुओं को लपेट लिया। न जाने कितनी देर तक रोती रही। अगली सुबह निगत बेगम और मुनीब साहब इसके कमरे में आए। वो कहने लगे, बेटा हमने फैसला किया है कि बहुत सादगी से तुम्हारा निकाह अनीस के साथ कर दिया जाए। अनीस निकाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी एक जवान जहान मर्द है और तुम भी एक जवान लड़की हो। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों ऐसे किसी बगैर ताल्लुक के घर में रहो। कल को हम दोनों मर जाएंगे तो फिर अनीस की अगर शादी भी हो जाए तो इसकी बीवी आ जाए तो वो तुम्हें कभी इस घर में नहीं रखेगी। निगत बेगम नरमी से इसे समझा रही थी। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं खालाजान, मैं अनीस भाई के साथ शादी नहीं कर सकती। आपको पता है ना, मुझे इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो डरते हुए गोया हुई और कल रात का अनीस का रवैया इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो इस रिश्ते से मुसलसल इनकार कर रही थी, मगर इन लोगों की बहुत ज्यादा फोर्स करने पे वो इस रिश्ते की हामी भर चुकी थी।
मगर इससे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि आगे मजीद इसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो निकाह के लिए मान तो गई थी, लेकिन इसे अनीस से डर भी लग रहा था। अनीस ने एक अलग से फरमाइश कर दी थी कि अगर वो इसे यहाँ गांव में नहीं रखेगा बल्कि इसे अपने साथ शहर लेके जाएगा। इसके लिए भी मुनीब साहब और नगद बेगम मान गए थे। बहुत सादगी से इन दोनों का निकाह हुआ और वो इसे लेके शहर वाले घर में आ गया था। वो कमरे में बैठी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसके होंठ लर्ज रहे थे। इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे अनीस इसके साथ क्या करेगा। इसने अनीस की आंखों में एक अजीब सी वहशत और जुनूनियत देखी थी। इस वक्त अनीस का रवैया इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अनीस कमरे में दाखिल हुआ। इसके लबों पे एक गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। तुम्हें पता है, मुझे अपने भाई के जाने का बहुत ज्यादा दुख है और इसका कसूरवार मैं तुम्हें समझता हूँ। इस रात अगर तुम मेरे भाई को ना लेके जाती तो शायद वो ना होता जो हुआ था। वो घबरा गई थी इस शख्स को देख के। आप ही क्या कह रहे हैं? मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था कि बालाज मुझे छोड़ के जाएं, बल्कि मैं तो बालाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, बहुत टूट के बालाज को चाहती हूँ। वो डरते हुए गोया हुई। ये सुन के इसके चेहरे के मजीद तासुरात सख्त होने लगे। वो अपनी मुठ्ठियां भींचता हुआ कहने लगा, अच्छा तुम्हें वाकई में बालाज से मोहब्बत है? अभी भी मोहब्बत है, जबकि तुम जानती हो कि तुम मेरे निकाह में आ चुकी हो। वो गुस्से में इसे देखते हुए बोला तो वो डर गई। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। खड़ी हो जाओ मेरे सामने, वो गुस्से में बोला था। वो घबरा गई। जी, तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने बोला है कि मेरे सामने खड़ी हो जाओ। इसके कहने पे वो दोबारा से चिल्लाते हुए बोला तो वो रोते हुए अपना भारी लिबास संभालती हुई इसके सामने खड़ी हुई। अगले लम्हे अनीस ने इतनी जोर से इसके मुंह पे तमाचा रसीद किया कि वो नीचे जा गिरी थी। अनीस के अपने हाथ में दर्द होने लगी। अपने हाथ को झटकता हुआ वो इसे देखने लगा था। किस पत्थर की बनी हुई हो, इतनी सख्त है तुम्हारी हड्डियां कि हाथ दर्द करने लगा है। वो 2-3 बार अपने हाथ को झटकता देखने लगा। बहुत दर्द हो रहे यार। इसने नीचे गिरी हुई इस लड़की को देखा था। इसे अब समझ आई थी कि अनीस तो एक ज़हनी मरीज था। एक ज़हनी मरीज बेड के साथ इसे बांध दिया गया। अनीस इसके सामने बैठ गया। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल बेजान मुजस्मे की तरह नीचे पड़ी रही। इसे होश भी नहीं थी कि इसके साथ हुआ क्या है। जब वो हल्की हल्की होश की दुनिया में वापस आई, इसे एहसास हुआ तो इसने अपना सर उठाया। इसके होंठ के पास से और इसके नाक से खून बह रहा था। वो अनीस को टुकर टुकर देखने लगी। अनीस ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। अगले लम्हे इसके ऊपर झुका तो होंठ के दूसरे साइड से भी हल्का सा खून रसने लगा। मुस्कुराते हुए वो इसे देखने लगा। बहुत हसीन हो तुम, ये कहते हुए इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए अपने लब इसकी पेशानी पर रख गया और इसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी। आप ही क्या करें, मुझे डर लग रहा है। वो बामुश्किल ये अल्फाज बोल पाई थी। इसके लब हिले थे और हल्की सी आवाज निकली थी जो बामुश्किल इसने सुनी। इसका एक भरपूर कहका गूंजा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं ना, इस वजह से तुम्हारे मुंह से किसी और मदद का नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज तो तुमने किसी और का नाम ले लिया। खबरदार जो आज के बाद तुमने किसी और का नाम लेने की कोशिश की। ये कहते हुए इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए एकदम से इसे पीछे बेड पर धक्का दिया। आप ही क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझसे दूर हटें। वो डरते हुए गोया हुई, मगर वो इसके करीब आ गया। एकदम से इसके ऊपर झुकता हुआ अपनी आंखें बंद किए इसे अपनी शिद्दतों से आशनास करवाने लगा। फजर की अजानों की आवाजें इसके कानों में गूंज रही थी। इसके चेहरे पर मार पिटाई के निशान बने हुए थे। वो बेड के साथ नीचे बैठी हुई थी। इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। आंखें बंद करती तो बलाज का चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लग जाता। इसकी बेबी कटिंग इसकी पेशाने पे बिखरी हुई थी। एक लम्हा लगा था वो मासूम नन्ही सी कली से एक लड़की बन गई थी जिसे अब समझौते भरी जिंदगी गुजारनी थी। इसे आज पहली दफा एहसास हुआ था जिंदगी कितनी तल्ख होती है, जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। बालाज ने तो हमेशा इसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखा था। इससे शिद्दत से बालाज याद आने लगा। वो एकदम से अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते चिल्लाने लगी, बालाज मुझे भी अपने साथ ले जाते, मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए? खुदा के लिए बालाज मुझे यहाँ से ले जाएं। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी, बालाज मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हैं? प्लीज बालाज वापस आ जाए ना, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बालाज खुदा के लिए मेरे पास वापस आ जाए। वो रोते हुए बस इसे पुकारे जा रही थी और वो
कब से बेड पे उठ के बैठा इसे देखे जा रहा था। हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब उठो और रोना धोना बंद करो। पीछे से अनीस गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुआ। वो आंखों में आंसू लिए अनीस को देखने लगी। अगले लम्हे वो अनीस के ऊपर झपटी थी, इसकी गर्दन पकड़ते हुए इसे झंझोड़ने लगी। तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली और अनीस इसके चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा और इसकी आंखों में छाई हुई बेबसी को देखने लगा। वो रो रही थी, सिसक रही थी, चिल्ला रही थी और अनीस इसकी आंखों में देखने लगा था। मैं इसकी प्रिंसेस थी बलाज, मुझे प्रिंसेस कहते थे, वो मुझे कभी रोने नहीं देते थे। और आपने क्या किया मेरे साथ? बताया आपने मुझे कितनी ज्यादा अजियत और तकलीफ दी है। आप बहुत बुरे हो, आप कभी भी बालाज नहीं बन सकते। वो गुस्से में इसके सीने पर मुक्के मार रही थी और एक लम्हे के लिए अनीस इसके चेहरे पर आए हुए जख्म को देखने लगा और वो लम्हे इसे याद आने लगे जब वो शख्स इसे हाथ का चांद बनाकर रखता था, इसे हल्की सी चोट भी नहीं आने देता था और वो इसकी किस कदर लाडली थी। और अनीस ने एक ही रात में इसका क्या हाल कर दिया था। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चले जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो। ये कहते हुए वो गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। रुक जाओ, किधर जा रही हो? वो ये जानी कैफियत में आ गई थी, वो इसकी बात भी नहीं सुन रही थी। वो छत की तरफ जा रही थी। किधर जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मगर वो इसकी बात ही नहीं सुन रही थी। अचानक वो जाके जंगले के पास खड़ी हो गई। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या करने लगी हो तुम? इसकी टांगे भी कांप रही थी। वो नीचे देख रही थी, वो काफी ऊंचाई पर खड़ी हुई थी। नीचे देखती तो इसका दिल घबराने लग जाता था, लेकिन फिर इसने मुड़ के अनीस को देखा। खाला जान ने बोला था तुम बलाज की तरह मुझे मोहब्बत दोगे, लेकिन तुम कभी बलाज नहीं बन सकते। तुमने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। वो कांपती हुई आवाज में बोल रही थी। कुछ मत करना, देखो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगली दफा पक्का वादा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। वो नरमी से अब की बार बोल रहा था। नहीं, मैं अब कभी भी लौट के नहीं आऊंगी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं किसी के पास भी नहीं आऊंगी। अपने बलाज के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए वो छलांग लगा चुकी थी। वो जैसे नीचे गिरी तो वो जल्दी से नीचे की तरफ आया। सीढ़ियां उतरते हुए जैसे वो नीचे आया, वो नीचे गिरी पड़ी थी। सफेद मार्बल पे खून ही खून था। फौरन इसे अपने बाजों में उठाया। इसकी पेशानी पे इसके सर पे चोट लगी थी, शायद बाजुओं पे भी लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त इसे कोई होश नहीं थी। वो इसे अपने बाजों में उठाता कुछ वक्त बाद इसे लेके अस्पताल पहुंच गया। इसके सर में बहुत गहरी चोट बनी थी। डॉक्टर कुछ भी अभी ठीक से नहीं बता रही थी और इस वक्त वो शर्मिंदगी के आलम में बैठा हुआ था। डॉक्टर से बार बार पूछ रहा था, वो ठीक तो है डॉक्टर? डॉक्टर कहने लगे इसके सर में बहुत गहरी चोट आई है, फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुन के वो मजीद परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बोला कि देखें, फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, बस आप दुआ करें कि इनको होश आ जाए। इनको होश आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगले 24 घंटों में इनको होश नहीं आएगा तो इनकी याददाश्त जाने का खतरा है। इनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। ये सुन के मजीद परेशान हो गया। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठा हुआ था। इतने में निगत बेगम और मुनीब साहब भी आ चुके थे। बार बार इससे पूछ रही थी कि बेटा इससे हुआ क्या है, इसने ऐसा क्यों किया है। शायद वो बलाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसकी मोहब्बत से नहीं निकल पाई, इस वजह से इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मुनीब साहब को तो यही लग रहा था, इस वजह से वो खामोश थे। इन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन लिख कर दिए। वो फौरन से पर्ची पकड़ता हुआ बाहर की तरफ गया। वो इंजेक्शन वगैरह लेके आया था। काफी ज्यादा वो परेशान था। इसके चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार नुमाया थे। वो खुद को इस वक्त एक नफ्सियाती मरीज समझ रहा था, जिसने बिला वजह में इस मासूम लड़की को इतनी ज्यादा तकलीफ और अजियत दे दी थी। 2 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन बाद इसे होश आई थी, लेकिन वो शायद अपनी याददाश्त खो बैठी थी। बस खाली खाली निगाहों से इसे देख रही थी। इसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने इसे मिलने की इजाजत दे दी थी। निगत बेगम और मुनीब साहब वापस गए हुए थे। इस वक्त वो सिर्फ अकेला हॉस्पिटल में था। वो एक एक कदम चलता हुआ अंदर की तरफ आया था। बलाज वो अनीस को देखते ही इसे पुकारने लगी थी। बलाज, बलाज आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो रोते हुए इसके सीने से चिमट गई थी और वो इसके सामने बैठा उसे बलाज ही समझ रही थी। सब कुछ इसे भूल गया था। इससे कुछ याद था तो सिर्फ इतना कि बलाज था जिससे वो मोहब्बत करती थी। बलाज आप मेरे पास ही रहेंगे ना? इसके हाथ को पकड़ते हुए बोल रही थी।
और वो इसके हाथ को अपने लबों से लगा गया था। न जाने क्यों इससे शर्मिंदगी हो रही थी, नदामत ही न जाने क्या था। इसे अब तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसके गिर्द बाजों का हसार मजबूती से कायम कर लिया। बलाज, मुझे यहाँ से घर ले जाएं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना प्लीज बलाज, वो मासूमियत से बोल रही थी। हाँ ठीक है, बहुत जल्द आपको घर ले जाऊंगा, अभी रोना नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए गोया हुआ। तकरीबन 2 हफ्ते बाद फिर से लेके वापस घर आ गया था, लेकिन इसे कुछ याद नहीं था। इसके सर में बहुत ज्यादा पेन रहती थी, हर वक्त वो इसके सीने से चिमटी रहती थी। अनीस भी ज्यादा वक्त इसके साथ ही गुजारता था। अनीस को शायद इससे मोहब्बत होने लगी थी, और ये शायद इसकी बीवी थी जो इससे खुला लेकर जा चुकी थी। इसके बाद ये दूसरी लड़की थी जिससे वो इस कदर मोहब्बत करने लगा था, इतना टूट के चाहने लगी थी। आधी रात का वक्त था, इसके सीने पर सर रखे सो रही थी और अनीस इसके बालों में हाथ फेर रहा था। प्रिंसेस, इसने नरमी से आज पहली दफा इसे प्रिंसेस पुकारा था, लेकिन शायद वो नींद की वादियों में थी। प्रिंसेस, वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था। इसकी मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर ने बोला हुआ था कि बहुत जल्द इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन इससे नहीं मालूम था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। न जाने क्यों वो दिल ही दिल में ये दुआ करता था कि काश इसकी याददाश्त वापस ना आए, क्योंकि अगर शायद इसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो शख्स इसका सामना नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो यही चाहता था कि इसकी याददाश्त तो वापस ना आए। प्रिंसेस, वो नरमी से कह रहा था। बलाज, वो डर रही थी। बलाज, मुझे छोड़ के नहीं जाना। वो नींद में भी इसकी कमीज को दबोचे हुए थी, वो इसे चिमटी जा रही थी। बलाज, मुझे छोड़ के नहीं जाना, एकदम से चिल्लाते हुए उठी और इर्द गिर्द देखने लगी। अनीस ने फौरन से लाइट ऑन कर दी थी। वो खाली खाली निगाहों से अनीस को देखने लगी थी। बलाज, किधर है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? बलाज, किधर है? वो चिल्लाते हुए गोया हुई इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। मैं हूं आपके पास, मुझे देखें, क्या हुआ? आप क्यों है? बलाज किधर है? वो रोते हुए बोली। प्लीज दूर जाएं, मुझे बलाज के पास जाना है। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। बलाज, वो बार बार इसी का नाम पुकार रही थी। वो एकदम से इसे अपने करीब करता हुआ इसे अपने सीने से लगा गया, इसे धक्के मारते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दूर हटो, तुम क्यों मेरे पास आ रहे हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। मैं तुम्हारा शौहर। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। नहीं हो तुम मेरे शौहर, जाओ यहां से, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। वो इसके चेहरे को देखने लगा। मैं तुम्हारा शौहर हूं, वो नरमी से समझा रहा था। एक एक झलक माजी की इसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम जालिम हो, तुम मेरे शौहर नहीं हो, तुम मेरे बलाज नहीं हो, जाओ यहां से। इसके सीने पर मुक्के मार रही थी, मगर वो आहिस्तगी से इसके गिर्द बाजों का हसार कायम करते हुए इसे अपने सीने से लगा गया। इसके सीने पे मुक्के मारने लगी। हर पड़े हो जाओ, मुझे मेरे बालाज के पास जाना है। खामोश, एकदम खामोश। इसके लबों पे उंगली रख दी थी। अब बोलना नहीं है, मुझे तुम्हारी आवाज ना है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा, सच में। वो सरगोशियाना अंदाज में बोल रहा था। वो इसके सीने पर अपना मुंह छुपाते हुए इसकी कमीज को हाथों में दबोच गई थी। मुझे डर लग रहा है, तुम बहुत बुरे हो। ये कहते हुए वो रोते हुए इसके बाजों के हसार में बेहोश हो गई। वक्त गुजरने लगा था। वो अनीस से बहुत ज्यादा दूर रहती थी। अनीस इसे लेके वापस हवेली आ गया था। इसका ख्याल रखने की कोशिश करता था, इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत देता था। वो जैसे अजियत और तकलीफ दी थी, वो इसका मुदावा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनकी शादी को 3 साल गुजर चुके थे। 3 सालों में इसने महज अनीस की मोहब्बत को महसूस किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बलाज के ख्यालों से निकलने लगी थी। वो इस शख्स को अपना शौहर कबूल करने लगी थी, लेकिन फिर भी इसे अपने करीब नहीं आने देती थी। वो जो इसका हक था वो इसे देने से हमेशा से इनकार करती आई थी। न जाने क्यों वो एक छोटी बच्ची भी नहीं रही थी, बल्कि अच्छी खासी बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी, और इसे आज अपनी अफसोस होता था जो इसे अजियत और तकलीफ दी थी। रात का वक्त था। वो बेड पर लेटा हुआ किसी गहरी सोच में मगन था। वो कमरे में आई, इसके सीने पर अपना सर टका लिया, इसके हाथ को पकड़ के अपने पेट पर रखा तो वो हैरत से इसे देखने लगा था। क्या हुआ? वो संजीदगी से गोया हुआ। आप पापा बनने वाले हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली, और अगले लम्हे इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। वो इसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। तुम सच कह रही हो? वो इस बात में सर हिलाने लगी।
ہاں سچ، اس کے گالوں پر پڑنے والے گڑے واضح ہونے لگے تھے اور بہت اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے، تو مجھے اچھی بیوی بن کے رہنا ہوگا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے لبوں سے لگا گیا، اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ آج کتنے عرصے کے بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔